सभी को नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सचान, प्रवक्ता डाइट हमीरपुर, आप सभी साथियों के लिए, विशेषकर डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के लिए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास जो पोर्शन है उसमें मौर्य वंश के विषय में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम अगर मैं मौर्य वंश की बात करूं तो यह जान लेना जरूरी है हमारे लिए कि मौर्य वंश भारत का प्रथम साम्राज्य था जिसने एक केंद्रीकृत रूप में भारत को संजोने का, जोड़ने का काम किया था। अर्थात इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र पूरे वर्तमान के लगभग पूरे भारत में और पूर्व के पाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि दूरस्थ क्षेत्रों तक विस्तृत था। इसके पूर्व जितने भी साम्राज्य रहे, राज्य रहे, उनका क्षेत्र इतना बृहद नहीं था और क्षेत्र के बृहद होने के कारण ही मौर्य साम्राज्य को हम लोग प्रथम साम्राज्य की संज्ञा देते हैं। अब बात आती है कि हम लोग जानते कैसे हैं कि इतिहास उनकी उस साम्राज्य की जानकर किसी भी साम्राज्य के इतिहास में हमें जानकारी कैसे मिलती है। उसके तीन स्रोत होते हैं। किसी भी चीज को जानने के तीन ही स्रोत हैं। इतिहास को जानने की, चाहे 1857 क्रांति को जानना हो या पूरा पाषाण काल को जानना हो या गुप्त साम्राज्य को जानना हो, किसी भी टाइम पीरियड की जानकारी के लिए हमारे पास तीन तरीके के ही साक्ष्य या स्रोत होते हैं। पहला स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा स्रोत होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। अब एक एक की बात करेंगे। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो अगर हमें वेद लिखे जाने से पहले की बातें जाननी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वेद हमारे सर्वप्रथम लिखित ग्रंथ हैं, उससे पहले की बातें यदि हमें जाननी है तो निश्चित रूप से हमारे पास कोई भी साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक रूप में स्रोत उपस्थित नहीं होगा, तो ये तो मिलेंगे नहीं। लेकिन मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानने, जब मौर्य साम्राज्य जिस पीरियड में है लगभग 322 ईसा पूर्व में, वहां पर साहित्य का विकास खूब अच्छी तरीके हो चुका है और बहुत सारे साहित्य हमें मिलते हैं, अलग अलग साहित्य, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ब्राह्मण धर्म के साहित्य पटे पड़े हुए हैं, जिनमें हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य में ये सबसे प्राचीनतम समय पर भी प्रकाश डालते हैं। जैसे अगर हमें पाषाण काल की बातें जाननी है तो हमारे पास ज्यादातर निर्भरता पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही रहती है। पुरातात्विक साक्ष्य का आशय ये है कि हमें खुदाई से प्राप्त कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी डिजाइन, मूर्ति, कुछ भी ऐसा जो खुदाई वगैरह से प्राप्त हुई हैं, तो वो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं। शिलालेख, जितने भी पता चला, स्तंभ लेख जो भी हैं, ये सब पुरातात्विक साक्ष्यों में आते। मंदिर आ जाएगा, वो भी पुरातत्व में आ जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य के समय में यहाँ पर भी, चूंकि अशोक जो मौर्य साम्राज्य के मतलब सर्वोच्च राजाओं में से रहे, उनके द्वारा अभिलेख, शिलालेख लगभग अभी तक जो काउंटिंग है वो 40 के लगभग मिले हैं। तो वो दूरस्थ क्षेत्रों में हर जगह, कंधार में भी आपको मिल जाएगा, दक्षिण के भी राज्यों में मिल जाएगा, ऊपर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह उन्होंने अपने
शिलालेख अभिलेख रखवाए थे, तो उनसे भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमको मिलती है। दूसरी चीज ये है कि विदेशी यात्रियों का विवरण। तो मौर्य साम्राज्य के टाइम पे बहुत सारे विदेशी यात्री भी भारत आए, और भारत आकर उन्होंने भारत की उस समय की व्यवस्था, उस समय के राजाओं के बारे में, उस समय की स्थिति के बारे में, समाज के बारे में बहुत सारा वर्णन किया है। और उसमें मेगस्थनीज की जो इंडिका है वो बुक बहुत मौर्य साम्राज्य के टाइम पीरियड के बारे में प्रकाश डालती है। लेकिन उसमें एक चीज यह है कि वर्तमान में हमारे पास मेगस्थनीज की इंडिका की मूल प्रति उपस्थित नहीं है। हमें जानकारी इंडिका के बारे में मेगस्थनीज की जो पश्चातवर्ती लेखक हैं उनके द्वारा, उनके ग्रंथों के द्वारा मिलती है कि मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी। लेकिन उस पश्चातवर्ती लेखों के ग्रंथों में उसमें इंडिका के बारे में बृहद विस्तार से वर्णन मिलता है, और जिसमें ये पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का कैसा मतलब शासन प्रशासन था। अब हम सीधे आते हैं कि मौर्य साम्राज्य के स्थापना, किसी भी साम्राज्य की स्थापना होगी तो उसके पूर्व की स्थिति क्या रही होगी। कोई भी साम्राज्य बनेगा तो निश्चित रूप से उसके पूर्व जो राज्य होगा, साम्राज्य होगा, उसका अस्त करके ही अपने आप को स्थापित करेगा। राजतंत्र में तो निर्णय तलवार करती थी कि कौन शक्तिशाली होगा, लोकतंत्र में निर्णय वोट करता है कि कौन शक्तिशाली होगा। तो इसके पहले अगर देखें तो मौर्य साम्राज्य के पहले नंद साम्राज्य या नंदों का राज्य था भारत में। काफी विस्तृत क्षेत्र था, एक केंद्रीकृत व्यवस्था उनकी थी। लेकिन ऐसा किंवदंती मिलती हैं, किंवदंती का आशय यह है कि जिन कथाओं पर हम लोग पूरी तरीके से तार्किक रूप से विश्वास नहीं कर सकते और उनकी पुष्टि के लिए कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, वो किंवदंती होती। ऐसी किंवदंती मिलती है कि नंद साम्राज्य के राजा अत्यंत ही खूबसूरत थे, और उस खूबसूरती का उन्हें अभिमान इतना था कि वो खूबसूरती के लिए ख्यात प्राप्त थे और अभिमानी थे उस खूबसूरती के प्रति। और इसी बात पर एक बार उनके राज दरबार में जो तो उनका पुरोहित जो थे वो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, उनके तीनों नाम थे, वो थे। और अंतिम शासक घनानंद ने किसी बात पर जो है तो चाणक्य को अपमानित किया, क्योंकि उन्होंने कंटेम्प्ट किया कि ये बात ठीक नहीं है। तो घनानंद ने चाणक्य को भरी सभा में अपमानित किया, और इस बात से अपमानित किया कि आप जैसा कुरूप व्यक्ति मुझे सिखाएगा कि ये क्या है और साम्राज्य क्या है। और भरी सभा में चाणक्य अपमानित होकर निकल गए। कहते हैं कि चाणक्य ने उसी दिन शपथ ली थी कि मैं जब तक नंदों का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उन्होंने वह अपना कार्य योजना अपनी बनानी शुरू कर दी कि ये कैसे संभव है। एक वही किंवदंती आगे जुड़ती है कि जब वह उस नंदों के राज्य से बाहर निकले और उन्होंने एक जगह बच्चों को खेलते हुए देखा। बच्चे आपस में खेल रहे थे और एक राजकीलम नामक खेल खेल रहे थे। राजकीलम खेल का मतलब वर्तमान में हम लोग भी खेलते हैं। राजा और एक राजा बन जाता है, वो डिसीजन करता है बच्चा, और बाकी प्रजा होती है। तो इस तरीके का ही राजकीलम खेल था। तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा है जो राजा का अभिनय कर रहा है, और वो मतलब एज अपने को राजा ही दिखा रहा है, और ऐसा मतलब अभिनय कर रहा है कि जैसे यथार्थ में वो शासक हो, राजा हो। उनकी दृष्टि उस बच्चे पर पड़ती है और वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। उनको नंदों का समूल नाश करने के लिए उनको जो की पॉइंट था वो मिल चुका था, और वो अपने साथ उसको ले जाते हैं। वो बच्चा और कोई नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य ही था। उसको ले जाते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि आपका कंधार में है, वहां पर वो शिक्षा प्राप्त करता है और उनके अंडर कस्टडी में रहता है। और अंत में वो जो है तो तैयार होकर अब नंदों के खिलाफ आक्रमण करने के लिए तैयार है। इसमें एक किंवदंती मिलती है कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के बीच पार्ट में, जो उनका साम्राज्य था, बीच पार्ट में अटैक किया था।
पूरे साम्राज्य के लगभग केंद्र पे, और वो पराजित होकर वापस लौट गया था। तब उसको एक किसी बूढ़ी दादी ने ये कहानी सुनाई थी कि बेटा, जब भी खीर खाओ या रोटी खाओ तो उसको किनारे से खाओ, किनारे किनारे से वो तेजी से ठंडी होती है, और बीच से अगर खाओगे तो हाथ जल जाएंगे। वो बात उसके जिहन पे लग जाती है और उसने फिर किनारे से अटैक करने स्टार्ट किए। अंततः ये होता है कि घनानंद जो अंतिम शासक था नंदों का, वो पराजित होता है, युद्ध में मारा जाता है और साम्राज्य मौर्य वंश का स्थापित हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ चीजें और हैं कि उस समय यवनों के आक्रमण, विदेशी यवन थे, वो आक्रमण जो है तो उत्तर पश्चिम से हो रहे थे। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस जो उसका उत्तराधिकारी बना यवनों का, उसने अटैक किया था और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ। उसमें सेल्यूकस पराजित हुआ और इस पराजय की शर्त के रूप में कई क्षेत्र जो कि अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के एरिया में आज भी हैं, एरिया है, कंधार है और इस तरीके के हेरात है, इस तरीके के क्षेत्र जो तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। कहते हैं, इसमें यह भी एक किंवदंती है कि इस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। तो ये चीजें, पश्चिमी विजय चंद्रगुप्त मौर्य की अगर देखें तो पश्चिम में, पश्चिम का मतलब गुजरात वाले एरिया पे अगर देखें तो पश्चिम विजय के साथ भी वहां पर शक शासक रुद्रदामन एक था, उसने अपना जूनागढ़ गिरनार में एक अभिलेख अंकित करवाया है। उसके अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था जिसका नाम था पुण्यमित्र वैश्य। उसने जो है तो सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया था। अब राज्यपाल वहां पर था, इसका मतलब जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन वहां पर था, तभी वो राज्यपाल वहां पर नियुक्त करेगा। दक्षिण में भी आप दक्षिण की विजयों का भी उल्लेख मिलता है, चूंकि अशोक के अभिलेखों द्वारा उल्लेख मिलता है कि दक्षिण में भी उसने अंतिम राज्य यानी वर्तमान में अगर देखें तो लगभग केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र छोड़ करके लगभग समस्त क्षेत्र को जीत लिया था। वहां पर केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में उस समय, जिस समय मौर्य वंश का शासन था, तो चेर, चोल, पांड्य, ये 3 राज्य थे दक्षिण में जिनको मौर्य साम्राज्य के द्वारा विजय नहीं किया जा सका। बाकी लगभग समस्त भारत, और यहाँ पर अगर हम पूर्व की बात करें, पूर्व दक्षिण की बात करें तो उड़ीसा यानी कि कलिंग ऐसा क्षेत्र था, बहुत छोटा क्षेत्र था कलिंग, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा विजय नहीं किया जा सका। बाद में अभी हम लोग जब अशोक को देखेंगे तो अशोक की कलिंग विजय फेमस है, मतलब ख्याति प्राप्त है, और कलिंग भी क्षेत्र वो मिला लेता है। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य की बात अगर करें हम तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेता है, भद्रबाहु उसके गुरु हैं, और उनके साथ जो है कर्नाटक की ओर चल देते हैं। कर्नाटक की ओर जाकर, चूंकि जैन धर्म में अंतिम जो उनका केवल्य है, उनका निर्माण तो बौद्ध धर्म में टर्म इस्तेमाल किया गया, उनका जो केवल्य है यानी कि उनका मोक्ष है, उनका मोक्ष यही है कि अपने शरीर को अंतिम रूप से इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर लीजिए। उसके लिए वो लोग जैन धर्म के अनुयायी सल्लेखना या संथरा पद्धति से अपने शरीर का त्याग करते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कर्नाटक की श्रवणबेलगोला पहाड़ी है, वहां पर जाकर अपने गुरु के साथ और सल्लेखना या संथरा द्वारा जो है तो अपने प्राण त्याग दिए थे। सल्लेखना संथरा का थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर आया है तो कर दूं मैं कि सल्लेखना संथरा में जो भी अपना शरीर का त्याग, चूंकि वो मानते हैं कि जन्म मरण से बंधन से मुक्ति ही मोक्ष या केवल्य या निर्वाण है। जिस दिन आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई तो आपको केवल मिल जाएगा। तो अब वो शरीर को अपने जल, अन्न, जल सब त्याग कर और समाधि ले लेते हैं और धीरे 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 करके शरीर जो है तो समाप्त हो जाता है। इस तरीके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन को त्याग दिया। आगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के जो संतति है बिंदुसार और अशोक के बारे में
अगले वीडियो पे हम लोग समझेंगे। थैंक यू।